तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग आज क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर कर रहे हैं। ये चैप्टर साइंस का फिजिक्स में आता है एंड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है और नई किताब में इस चैप्टर का नाम है हाउ फोर्सेस इफेक्ट मोशन। अगर आपको याद हो हमने इससे पहले भी एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया है, दैट इज मोशन, है ना। उसका कुछ अजीब सा नाम था बट इन शॉर्ट दैट इज हमने मोशन वहां पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स कैसे मोशन को इफेक्ट करता है, तो वो इस सब चैप्टर में पढ़ा जाएगा। पुरानी बुक के हिसाब से अगर चले तो पुरानी बुक में इस चैप्टर का नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और सच में इस चैप्टर में हम सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ेंगे, फोर्स क्या क्या इफेक्ट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे और साथ के साथ जो पुराने सिलेबस में वही क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था वो सब यहाँ पर भी है। भले ही बच्चों ने एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है, नाम में से लॉज एंड मोशन हटाया है। तो चैप्टर का नाम है क्या, हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन। चल तो देखो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होगी कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन, कि एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसे उसके मोशन को प्रभावित करता है, तो शुरुआत यहीं से होगी बेटा कि फोर्स होता क्या है। तो देखो फोर्स क्या है, फोर्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है बट उसको क्या करना है, क्या उसको फील करने का, उसको क्या करने का है, फील करने का। तो क्या कहता है, पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और देखो दो शब्दों में ही फील छुपा हुआ है, खाली रट्टा ही लगाना है तो ठीक है, बोला फोर्स क्या है, याद मार लिया कि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज फोर्स। पर सोचो दो शब्द हैं वहां पर, क्या है वहां, दो शब्द है, वन इज पुश एंड पुल। और मुझे एक बच्चा चाहिए, दैट बच्चा विल बी चिराग। चिराग जल्दी बाहर आ जा, जल्दी तेजी से बाहर आ जा, ठीक है। देखो फील करना है ना, कि लिखने को लिख दिया, अब मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, बोलूंगा तुम पुश का मतलब भी जानते हो और पुल का मतलब भी जानते हो, बगल में था मेरे भाई, ठीक है। अब ये चिराग है, ठीक है, फ्रेम से ही बाहर चला गया हो, क्या किया, तुम बोल सकते हो कि भैया ने चिराग को क्या किया, धक्का मारा। थोड़ा अंग्रेज बनोगे तो तुम कहोगे क्या किया, पुश किया। आ तो जा तू डर, है ना, क्या किया, पुश किया। अब ये पुश क्या था, दैट एक्ट ऑफ पुशिंग, जहां आपने या मैंने फिलहाल इस स्थिति में चिराग को पुश किया, तो तुम कह सकते हो, देखो आम बंदा बोलेगा कि पुश किया, धक्का मारा है। तुम साइंस पढ़ते हो, तुम कहोगे भैया ने चिराग पे फोर्स लगाया है, हिंदी में दैट इज बल लगाया, बल का प्रयोग किया है ना। बल हिंदी में फोर्स को बल ही कहते। अब मैंने चिराग पे फोर्स लगाया बट कैसा फोर्स, अपने से अवे, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया बेटा उस फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही नहीं होगी, 4 5 6। आपको बता देता हूं कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। फोर्स को नापते हैं और उसको नापते हैं किस यूनिट में, जिसको नापने की स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज न्यूटन, दैट इज न्यूटन। तो मैंने जब चिराग को पुश किया तो दैट एक्ट ऑफ पुशिंग इज व्हाट, कि मैंने एक्चुअली में चिराग पे बल का प्रयोग किया है। हिंदी में फोर्स को बल कहते हैं, बल लगाया, बट कैसा बल, अब उस बल का कुछ नंबर होगा ना, 4 5 6 कितना न्यूटन, सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, बट फोर्स की क्या थी, दिशा थी। वो तुमको लग रहा कि जो वर्ड वहां पर पुश है वो ये भी फील करा रहा है कि बेटा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वैसे ही इन्वॉल्व होगा, है कि नहीं। और इसी प्रकार से चिराग को मैं ऐसे पकड़ के बोलता इधर पिटाई के लिए नहीं करता, बोल चिराग इधर, है ना, ऐसे खींच लेते। तो क्या किया, हम एक नॉर्मल बंदा बोलेगा कि क्या किया, चिराग को भैया ने क्या किया, अपने और खींचा। थोड़ा अंग्रेज बंदा होगा तो कहेगा क्या किया, पुल किया। बट जो मैंने चिराग को पुल किया, फिर से अगर थोड़ा साइंटिफिक वे में या साइंस की नजर समझो तो मैंने चिराग पे फोर्स लगाया है फिर से, है ना। और उस फोर्स का ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू रहा होगा। और साथ में तुम देखो वो जो पुल है वो वर्ड ये फील करा रहा है, देखो फोर्स को तो फील करा रहा है कि फोर्स कुछ लगा है, बट कैसा फोर्स, अपनी तरफ, डायरेक्शन भी है वहां, क्या है, डायरेक्शन भी। तो देखो डेफिनेशन भले ही बहुत छोटा है कि नहीं, बट देखो उस डेफिनेशन के अंदर चिराग तुम जा सकते हो बेटा, ठीक है। उस डेफिनेशन के अंदर सच में फोर्स क्या है ये फील छुपा हुआ है कि नहीं। तो अब समझ आ रही है कि फोर्स को क्यों साधारण तौर पे कितना सिंपल वे में समझा दिया।
बट इतना सिंपल पढ़ के आगे निकल मत जाना, उसका वहां शब्दों में वहां जो शब्द मौजूद है उसका अर्थ भी समझना, उसका अर्थ भी समझना। बोलो हाँ या ना। तो क्या है फोर्स? पुश, एक बॉडी को पुश करना और एक बॉडी को पुल करना। बट ये तो पुश कर रहा है, बट ये तो फोर्स ही लगा रहा है। दैट पुशिंग इज नथिंग, यू आर अप्लाइंग फोर्स, बट बॉडी को कैसा फोर्स लगा रहे हैं? अवे फ्रॉम योरसेल्फ। एंड द एक्ट ऑफ पुलिंग इज व्हाट? दैट इज आल्सो फोर्स, दैट इज आल्सो फोर्स। बट व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? अ फोर्स वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन आवर ऑन डायरेक्शन, जहां बॉडी को अपनी और लाना चाह रहे हैं या अपनी ही दिशा की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो उसको कहा गया क्या? जैसे यहां देखो ये बॉक्स है, ये बंदा क्या कर रहा है? बच्चा इसको पुश कर, बोला पुश कर, आम बंदे के लिए पुश कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम लोग ये फोर्स लगा रहा है, एक ऐसी फोर्स जो उससे अवे डायरेक्शन में, हाँ या ना। अब जैसे यहां बॉक्स को देखो, आप कोई कहेगा भैया ये क्या कर रहा है? बॉक्स को पुल कर रहा है, खींच रहा है। अरे पुल करना क्या है? पुल करना मतलब फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स? अपनी और लगा रहा है कि नहीं? और तुम देखो कि इसकी डेफिनेशन में ही फील हो रहा है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहां उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। और यही आपको समझ आ गया होना चाहिए कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी डेफिनेशन क्यों है फोर्स की, पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी, वो तो समझ आया ही होगा कनिष्क का बेटा छोटी, ठीक है। तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तो फोर्स क्या है सभी बताएं, आया समझ? सिर्फ ये रट्टा मत मान लेना, समझना। जैसे आप एंट्री लेते हैं तो आप क्या करते हैं? इस कमरे में एंट्री करते हैं तो दरवाजे को आप क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते। तो आप कहेंगे मैं दरवाजे क्या किया? पुल किया। छोटी आपने पुल किया मतलब आपने एक्शन उसमें क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। दरवाजे पे कुछ फोर्स लगाया है, उतना फोर्स लगाया जो जरूरी है, उसको उखाड़ तो नहीं दोगे भैया दरवाजा, है ना। और इतना भी कम फोर्स नहीं लगाओगे कि पता लगा वो खुले ही नहीं, है ना। आपने उसमें कुछ नंबर में कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाया होगा, एंड दैट फोर्स हैव इट्स ओन डायरेक्शन। उस फोर्स की क्या है? एक दिशा भी है। क्या दिशा थी उस समय? आपकी तरफ। अब जब यहां क्लास से आप बाहर जाते हैं तो अगेन आप कहेंगे भैया हम दरवाजे क्या करके जाते हैं? पुश करके जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ये दरवाजा कब बाहर खुलता है? जब आप इसको पुश करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम दरवाजे क्या करते हैं? पुश करते हैं। तो एक्चुअल में टेक्निकली आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप दरवाजे पे एक फोर्स लगाते हैं जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, बोले तो आपसे अवे होती है, हाँ या ना। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत है इस चीज को एक्सप्लेन करने की। व्हाई द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज दैट सिंपल। सिंपल ही है भाई, बट उसको फील करना है, उसको फील करना है। ये नहीं कि हाँ आसान डेफिनेशन है, क्या है, चलो पुश एंड पुल कर लिया और फील कुछ भी नहीं कर रहा। पुश एंड पुल का क्या मतलब? तेरे लिए पुश और पुल का मतलब वही है जो गली में चलते हुए काम आदमी के लिए। तो फिर तूने क्या साइंस पढ़ा? ये नहीं, दरवाजे में लिखा था पुश एंड पुल, दरवाजे में जाते दुकान में लिखा था क्या? पुश। वो क्या कहना चाह रहा है? तुम बोले धकेलो, अबे साइंस पढ़ते हो, बोलो। वो बोलना चाह रहा है कि इस पे फोर्स लगा, बिना फोर्स लगाए दरवाजा खुलेगा नहीं। और वो फोर्स जो लगानी है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तुझे अपने से अवे लगानी है। अगर दरवाजे में लिखा है पुल, उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है दरवाजा? वो कहना चाह रहा है कि दरवाजे में फिर से फोर्स लगा। कहां? अपनी और लगा। ऑब्वियसली फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, चींटी के बल से तो वो आगे हिलेगा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये दोनों एग्जांपल भी समझ आए होंगे। और यहां देखिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है। और वहीं फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। वो डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किस दिशा में अप्लाई की जा रही है या किस दिशा में लगाई जा रही है, हाँ या ना। बोल आगे बढ़ सकते हैं क्या? चल अब बातें हो रही है कुछ बेसिक। मैं आई थिंक इसके एग्जांपल वैसे ही दे चुका हूं। कहता है व्हाट इज द फोर्स, टॉपिक चल रहा था, उसमें पढ़ना है कि फोर्स इन एवरीडे लाइफ। ऑब्वियस सी बात है बेटा, फोर्स आपके डेली दिनचर्या में देखने को मिलता है। आप एक पानी का गिलास उठाते होंगे पीने के लिए, तो आप कहते हैं गिलास को क्या किया? लिफ्ट किया। उस लिफ्ट वर्ड में ही कुछ फील है कि आपने लिफ्ट किया, मतलब आपने गिलास पे फोर्स लगाया है और तब उस फोर्स के दम पे आपने उसको क्या करा? वहां से उठा के अपने मुंह तक लेके आए हो, है कि नहीं। आप साइकिल चलाते हैं, आगे कहीं स्पीड ब्रेकर आता है, आप क्या करते हैं? ब्रेक लीवर अप्लाई करते हैं। ब्रेक लीवर से क्या होता है? वो स्ट्रिंग खिंचता है और जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपके टायर के पीछे रिम पे
टाइट हो जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे आपकी गाड़ी या आपकी बाइसाइकिल रुकती है। तो आपको ऐसे कई और उदाहरण अपने आप से पता होंगे जहां आप देखते हैं कि फोर्स हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बोलो हाँ या ना। जैसे एक फुटबॉल को आप किक करते हैं, तो आपने कहा मैंने फुटबॉल को किक किया, तो किक करना क्या था, फुटबॉल पे फोर्स लगाया, कहां, अपने से दूर। आप कहते हैं, आप अभी तक मैंने एग्जांपल समझा ही दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ डोर, क्या करते हो, तो पुश करते हो या पुल करते हो, दैट इज आल्सो फोर्स। आप एक सूटकेस को लिफ्ट कर रहे हो, आपने कहा मैंने सूटकेस को लिफ्ट किया, साइंटिफिकली आप क्या समझेंगे साइंस की भाषा में कि तूने उस पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, क्या लगाया है, फोर्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग रबर बैंड, एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा हूं, बट टेक्निकली तो क्या कर रहा है, उस पे फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, हाँ या ना। कपड़े, गीले कपड़े होते हैं, मम्मी सुखाती होंगी तो उसको ट्विस्ट करती है, ट्विस्ट करती है मतलब क्या, दैट एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग या ट्विस्टिंग द वेट क्लॉथ इज नथिंग, एक्चुअली दैट इज फोर्स, है कि नहीं। ब्रेक वाला मैंने आपको बता दिया, फ्लाइंग अ काइट, आप काइट उड़ाते हुए पीछे 15 अगस्त गया हमारा क्या, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त जब गया, पतंग उड़ा रहे होंगे कुछ बच्चे, तो तुमने देखा होगा जो काइट उड़ती है हवा में, तो हवा का जो फोर्स है वही काइट को ऊपर लेके जाता है या आगे की तरफ लेके जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां बताना चाह रहे हैं कि देखो फोर्स तो एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलती है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, टीना। चलो बेटा आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के क्या क्या प्रभाव है। और देखो बहुत सुंदर लाइन से स्टार्ट किया गया है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है, फोर्स आपके बहुत डेली लाइफ का हिस्सा जरूर है, बट कभी आपने फोर्स देखी नहीं, फोर्स दिखता नहीं, बट उस फोर्स के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी चिराग यहां खड़ा था, मैंने चिराग पे फोर्स लगाया तो फोर्स किसी को दिखा, बट उस फोर्स का प्रभाव दिखा, क्या था प्रभाव, कि जो चिराग स्टेट ऑफ रेस्ट पे था वो रेस्ट से मोशन पे आ गया, है कि नहीं। तो वही हम बात कहना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, कोई फोर्स ऐसी चीज तो है नहीं जो दिखाई दे, बट फोर्स क्या होती है, उसके प्रभाव या फोर्स के वजह से जो बदलाव आते हैं किसी बॉडी पे, वो बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं, और उन बदलावों के आधार पे ही पता लगता है कि फोर्स किसी बॉडी पे लगाया गया। आपको कैसे देखा कि भैया ने चिराग पे फोर्स लगाया, तुमने देखा कि रेस्ट पे था, रेस्ट से मोशन पे आ गया, ये प्रभाव जो आया आप जानते हैं किसकी वजह से आया, जो मैंने उस पर फोर्स लगाया उसकी वजह से आया। तो आज टॉपिक वही पढ़ रहे हैं फिलहाल, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, की फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, जब एक बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ नाम लेके आगे बढ़ूंगा, बाकी मैं एक एक करके समझाऊंगा। जैसे पहला देखो बेटा, फोर्स का पहला इफेक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी को मूव करा सकता है, क्या करा सकता है, मूव। एक बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में ला सकता है, कौन, फोर्स। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या, बाकी मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं, मैं आगे इसको इलेबोरेट करूंगा। तो फोर्स का हमें 5 इफेक्ट पढ़ना है। पहला इफेक्ट है कि मूव अ स्टेशनरी बॉडी, फोर्स एक बॉडी को मोशन में ला सकता है। इसी प्रकार से उसका उल्टा एक मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकता है। तीसरा इफेक्ट, फोर्स एक मूविंग बॉडी जो पहले से किसी न किसी स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। चौथा, फोर्स एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एंड द लास्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी का शेप और यहां तक कि उसका साइज भी चेंज कर सकता है। चलो एक करके पढ़ते हैं। ये कुछ लिखा है, फोर्स क्या कर सकता है, मूव, स्टॉप, स्पीड दैट इज स्पीड चेंज, डायरेक्शन में चेंज ला सकता है और शेप एंड साइज को भी चेंज करा सकता है। ये 5 इफेक्ट है जो फोर्स के देखने को मिलते हैं। चलो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते। तो चलो, तो फोर्स का देखो पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी जो स्टेशनरी है, दैट इज विराम अवस्था में है, उसको मोशन में ला सकता है। उदाहरण के लिए देखो, चिराग वाला एग्जांपल देखो, चिराग यहां खड़ा था, कैसे था, रेस्ट पे था, और जो उस पे फोर्स लगा उस फोर्स का क्या प्रभाव आपने देखा कि चिराग जो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चला गया। क्या सिर्फ मेरे सोचने भर से चिराग मोशन में आता, नहीं,
ये फोर्स का ही प्रभाव था कि जो चिराग को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाया। तो फोर्स का पहला इफेक्ट बहुत सिंपल है कि फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन, है कि नहीं? जैसे फुटबॉल कहीं ग्राउंड में पड़ी है, एक प्लेयर क्या करता है, अपने पैर से उसको किक करता है, और किक करने से क्या किया उसने, बॉल पे फोर्स लगाया, और उस फोर्स का क्या प्रभाव देखते हो आप कि जो बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट पे थी दैट केम इनटू द स्टेट ऑफ मोशन, है कि नहीं? यहाँ बहुत सारे एग्जांपल है, क्या मुझे आपको हर एग्जांपल एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है, किक वाला मैंने आपको समझा दिया। इंजन मूविंग स्टेशन, ऑब्वियसली बात है, कार खड़ी है, आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन क्या करता है, फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का ही प्रभाव क्या दिखता है कि जो कार स्टार्ट होती है बोले तो आगे बढ़ती है, बोले तो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है ना, ठीक है? एक ट्रॉली, कहीं आप जाते होंगे शॉपिंग करने के लिए, ट्रॉली होती है, ट्रॉली स्टेशनरी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ऐसे चमत्कार करते हो, ऐसे चुटकियां बजाते हो तनिष्का, है ना? आप उस पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स का ही प्रभाव है जो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लेके जाता है। टीना की बहन अदिति, है ना? ऐसे नाम याद आते हैं यार, बच्चा कहता है मेरा नाम याद नहीं है, नाम सबकी याद हो, थोड़ा सा ना दिन भर में इतने बच्चा देखेगा तो यार, है ना, भूल नहीं जाते, वो नहीं माइंड प्रोसेस करता नाम को इतने, है ना? बट जो प्रोसेस करना है वो काम तो प्रोसेस करता है ना। कुछ बच्चे नाराज होते, कहते मेरा नाम तुम भूलते हो, तो तुम्हारा नाम नहीं भूलते, सबों के नाम भूल जाते हैं। कुछ के नाम आसान होते तो तुरंत याद आते हैं, कुछ के नाम बड़े आसान ही हैं बट मुझे थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। कनिष्का, तुम्हारा नाम आसान है बट कभी कभार तेरा भी नाम गड़बड़ हो जाता है ना? चलो दूसरा इफेक्ट देखो बेटा, फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या है? फोर्स का दूसरा इफेक्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कि फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी जो मूविंग है, जो पहले से गति में है, मोशन में है, उसको मोशन से रेस्ट पे ला सकता है। दैट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। उदाहरण के लिए क्रिकेट देखा होगा, एक बॉलर बॉल डालता है, बॉल टप्पा पड़ता है, बैट्समैन को बॉल समझ नहीं आती, वो छोड़ देता है, बॉल टप्पा आगे पीछे जाता है, पीछे धोनी बैठा हुआ है, बैठन दैट इज खड़ा है ना? अब बॉल जो मोशन में है, धोनी अपने ग्लव्स पहने रहते भाई के, हाथ लगाता है और बॉल उसके ग्लव्स में आके रुक जाता है। तो इसके लिए तुम क्या लगता है, ऐसे रुक गया, फोर्स लगाया है। अगर उतनी ताकत से नहीं रोकेगा तो हाथ पीछे जाएगा और बॉल भी पीछे ही चला जाए। तो फोर्स का क्या इफेक्ट है कि फोर्स एक बॉडी जो मोशन में है उसको मोशन से रेस्ट पे ला सकता है। तो एक बॉडी को मोशन से अगर रेस्ट की अवस्था में लाना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यह है फोर्स का दूसरा इफेक्ट कि फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी जो पहले से मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है। उदाहरण और दें क्या, बाइसाइकिल एग्जांपल दिया, दिव्या बाइसाइकिल चला रही है, आगे कोई फोर्ट होल आया या कोई स्पीड ब्रेकर आया तो दिव्या क्या करना चाहेगी, जब सपोज करो आगे खड्डा ही आ गया, तुम्हें रुकना ही है, तुम्हें रुकना ही है, तो क्या करेगी दिव्या, ब्रेक लीवर दबाएगी। ब्रेक लीवर से स्ट्रिंग होता है, वो तार होता है, तो तार खींचेगा और पीछे ब्रेक पैड क्या करेंगे, उसके रिम पे कस जाएंगे। और जब रिम पे कस जाएंगे तो एक्चुअल में ब्रेक पैड क्या कर रहे हैं, बाइसिकल के टायर या रिम्स पे फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स ब्रिंग द मूविंग बाइसाइकिल टू इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो बॉडी जो मोशन में थी आपकी बाइसाइकिल, वो रेस्ट पे किसकी वजह से आई, दैट इज किसका प्रभाव, फोर्स का ही प्रभाव था जो उस मूविंग बाइसाइकिल को मोशन से रेस्ट पे। ठीक है, क्या मुझे एक एक एग्जांपल पढ़ना चाहिए यहाँ पर? दैट इज बहुत बेसिक सिंपल टॉपिक। आई थिंक मैं जो आपको दे रहा हूँ ये एग्जांपल भी हैं, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और ऐसा मैं कभी नहीं कहा कि जो मैंने पढ़ा है सिर्फ आपको पढ़ना है, भाई इंसान हो आप, मुझे लगता है आपको बहुत और भी चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके दिमाग में अगर कोई एग्जाम्पल खुद से भी आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी मत लिख देना, है ना? होता है ना क्रिएटिव के चक्कर में बहुत ऐसा एग्जाम्पल डाल दिया जो वहां बनता ही नहीं था, ये मत कीजिएगा। तभी कहते थोड़ा बहुत किताब पढ़ लेना चाहिए, है ना? उससे क्या वो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप एक दायरे से भाग तो नहीं जा पाएंगे ना फिर। चलिए, फोर्स का देखो बेटा तीसरा इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स एक मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, हाँ या ना? जैसे चिराग तू साइकिल चला रहा है, सपोज कर तेरे पीछे डॉग्स पड़ गए,
अब चिराग को अपनी जान बचानी है या अपना पैर बचाना है कि नहीं? तो चिराग तुम क्या करोगे, तुम अपनी बाइसाइकिल के पैडल पे फोर्स लगाओगे। आप पहले से मोशन में, तो सपोज करो आप बाइसाइकिल चला रहे थे और आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। एंड जब चिराग ने पाया कि इसके पीछे डॉग्स पड़ गए, भाई को बचना है, तो क्या किया, चिराग ने पैडल पे फोर्स लगाया और उस फोर्स का प्रभाव हमने क्या देखा कि बाइसाइकिल की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड थी, सपोज करो वो बढ़ के कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो चिराग की बाइसाइकिल की स्पीड इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज होना स्पीड का क्या चेंज इन स्पीड नहीं है? चेंज दो तरह के होते हैं ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है चेंज। बट इस केस में क्या देखा कि चिराग की स्पीड इंक्रीज करी, एंड दैट इंक्रीज इन स्पीड इज अ चेंज इन स्पीड, एंड दैट इंक्रीज या चेंज इन स्पीड इज कॉजेज ड्यू टू द फोर्स दैट विच इज अप्लाइड बाय द चिराग ऑन द पैडल ऑफ द बाइसाइकिल, है कि नहीं? हाँ या ना? तो किसी बॉडी की स्पीड चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा भैया, फोर्स। इसी प्रकार से सपोज एक ब्रेकर आया, चिराग को रुकना नहीं है, सिर्फ अपनी स्पीड को घटाना है, तो क्या करता है उस स्थिति में चिराग ब्रेक लीवर दबाता है। ब्रेक लीवर से फिर फोर्स, जो दूसरी कहानी मैंने आपको समझाई, वो ब्रेक लीवर से ब्रेक पैड क्या करेंगे, रिम पे कसेंगे और फोर्स लगेगा। उस फोर्स से क्या होगा, अगर चिराग की स्पीड 5 थी तो 5 से घट के 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन चिराग की स्पीड डिक्रीज करी, दैट डिक्रीज इज व्हाट, दैट इज चेंज इन स्पीड। बट वो स्पीड में जो डिक्रीज या चेंज आया, उसका कारण क्या था चिराग, जो आपने फोर्स लगा। मतलब फोर्स का तीसरा इफेक्ट क्या है कि फोर्स एक मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, हाँ या ना? बोलो बेटा, छोटी चल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, ग्रेविटी के एग्जांपल भी दे रखे। सपोज एक फ्री फॉल हम पढ़ेंगे, आप आपकी बुक में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा ही थी, अब तो क्या कर, पुरानी बुक में ग्रेविटेशन होता था, है ना? जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर होता था फ्री फॉल। फ्री फॉल होता था किसी भी चीज का एक सर्टेन हाइट से फॉल करना अंडर द एक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे दूसरा पेन देता यार, ये थोड़ा सा ना वाला है, ये गिर जाएगा तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अब जैसे इसको देखो, तो एक्चुअल में जो ऊपर से गिरता है ना, किसने खींचा इसको? ये तो मेरे हाथ पे रेस्ट पे ही था, मैंने छोड़ दिया, मैंने जस्ट कोई कैच कर लेना। देखो मैंने जस्ट इसको क्या करा, छोड़ा, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया ना, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये नीचे आया कि नहीं आया? तो ये रेस्ट पे था, ये यहीं रहता ना हवा में, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहता, तो ये नीचे आया। पहले ये समझो, तो रेस्ट से मोशन में आया। अभी तो हमने पढ़ा कि अगर बॉडी रेस्ट से मोशन में आया तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। तो कौन लगाया फोर्स? आप जानते हैं धरती, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। बट जब धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा लगातार इसकी स्पीड बढ़ती है, पहले 0 थी, जैसे जैसे नीचे आएगा लगातार इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही, क्योंकि धरती जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, की हर एक सेकेंड पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप किसी सर्टेन हाइट से छोड़ते हैं, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है और लगातार उसकी स्पीड चेंज होती है। और इस समय वो चेंज कैसा है, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड चेंज बढ़ रहा है, और मैं नीचे से पकड़ूंगा तो क्या होगा, घट रहा है। जब मेरे हाथ से निकला तो सबसे ज्यादा स्पीड थी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। और बेटा स्पीड कम होके 0 हुई तभी तो रुका, अगर यहाँ पे स्पीड 0 नहीं होती तो ऊपर जाता हो, है कि नहीं? हाँ या ना? तो बॉडी की स्पीड चेंज कराने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स का ही इफेक्ट है दैट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी। हाँ या ना? चलें आगे। फोर्स का बेटा चौथा इफेक्ट देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। क्रिकेट सबने देखा होगा, एक बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल तो सीधी ही आती है भाई, बल्लेबाज छेड़े नहीं तो सीधा विकेट कीपर के पास ही जाएगी। बट बैट्समैन क्या करता है, उसका बैट है, बैट से क्या करता है, बॉल पे ताकत, फोर्स लगा, ताकत नहीं, दैट इज हिंदी में बल, फोर्स को हिंदी में ताकत नहीं, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं। तो बैट से बॉल पे फोर्स लगाता है, दैट इज बल लगाता है, और उस बल और फोर्स का क्या प्रभाव दिखता है, वो बॉल की डायरेक्शन चेंज करता है। उसको क्या करना है, राइट मारना है तो राइट मारेगा, लेफ्ट मारना है तो लेफ्ट मारेगा। वैसे ये राइट था और ये लेफ्ट था, बट इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? ठीक ना? क्रिकेट देखा बेटा आपने कभी?
नहीं देखा? तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया कि नहीं आया कि फोर्स का एक प्रभाव ये भी है कि फोर्स एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन, दिशा बदल सकता है। बैडमिंटन तो खेला होगा, है ना? यहां से मैंने वो कॉक किसको तरफ फेंका? कनिष्का की तरफ। अब कॉक कनिष्का की तरफ, कॉक तो ऐसे ही जा रही है, उधर क्या करती है कनिष्का? अपने बैडमिंटन से उसे फोर्स लगाती है, और जो कॉक इधर जा रही थी उसकी दिशा बदल के इधर कर देती है, हाँ या ना? और सेम इधर खिलाड़ी भी करेगा, तो क्या करेगा? उसका बैडमिंटन है, वो फिर फोर्स लगाएगा कॉक पे एंड चेंज इट्स डायरेक्शन टू दी अदर साइड, है कि नहीं? तो फोर्स का चौथा इफेक्ट बेटा ये भी है कि फोर्स क्या कर सकता है? एक बॉडी जो पहले से किसी डायरेक्शन में मोशन में है, उसके मोशन की डायरेक्शन, दिशा को भी तब्दील या बदल सकता है, अंग्रेजी में चेंज कर सकता। ठीक है बेटा कनिष्का? अदिति बेटा, पीछे बैठे लड़के लोग, आयुष रावत, समझ आ रहा बेटा? चलो पांचवा देखिए बेटा, फोर्स का पांचवा और आखिरी जो इफेक्ट आपकी किताब के अनुसार अगर पढ़ना है वो है बेटा, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स क्या कर सकता है? शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो उदाहरण अपने घर से ही करेंगे। मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा, तो जो गुथा हुआ आटा हो तो उसको आई थिंक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डो कहते हैं। अब जो गुथा हुआ आटा है दैट इज डो, आप देखते हैं आपकी मम्मी उससे गोल गोल लोया बनाती होंगी, लोया कहते हैं क्या, है ना? वो कैसी शेप की होती? स्फेरिकल, कुछ हद तक स्फेरिकल, गोलाकार। फिर मम्मी बेलन से क्या करती है? इसको बेलती है, और बेलन से बेलना इज लाइक क्या? बेलन नहीं होता वो, उसको बेलन से बेला जाता है, तो क्या दिखते हैं? वो जो गुधावा आटे की गोलियां हैं गोल गोल, वो कैसे हो जाती है? चपटी और सर्कुलर हो जाती। तो यहाँ उस गुथे हुए आटे की क्या बोला हमने, डो जो है उसकी शेप बदली नहीं बदली? क्या तुम्हारी मम्मी के देखने से शेप बदल गया? नहीं, उसके लिए क्या लगाना पड़ा? मम्मी को फोर्स लगाना पड़ा, जो बेलन की मदद से लगाया गया। और उसका प्रभाव हमने क्या देखा? कि हमने देखा कि जो डो था, जो कि स्पेरिकल इन शेप था, दैट गेट चपटा और कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया, और उसको ही आई थिंक रोटी कहते हैं, है ना? कुछ लोग कुछ और शक्ल की भी रोटियां बनाते हैं। कौन कौन लड़कियां जिन्होंने रोटी बनाई है? जिन्होंने बनाई है कनिष्का, अदिति, हिमांशी ने नहीं, दिव्या ने। लड़कों ने? चिराग, शाबाश, लड़के लोग भी रोटी बनाते, अच्छी बात है। हाँ और क्या, कल को जो खाएगा उसको बनाना भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जिसको खाना आता है उसको बनाना भी आना चाहिए। ठीक, मेरे को भी आती है रोटी, है ना? जब मेरी मम्मी घर में नहीं रहती है तो आइडली आपको आना ही चाहिए ना। ये आजकल नया ट्रेंड है ना, मम्मी नहीं है तो बाहर से मंगाया है। बाहर का कितने दिन खा सकता है? नहीं, अल्टीमेटली आपको कुकिंग आना चाहिए। और कुकिंग का मतलब मैगी बना लेता हूँ, उसको कुकिंग करना नहीं कहते हुए। हाँ, कोई कहते हैं मैं कुकिंग करता हूँ, क्या कुकिंग करता हूँ? मैगी बना लेता हूँ, छोड़ दे, है ना? हिमांशी रोटी बनाना सीख रही, मैं ऐसे नहीं रहे, आना ही चाहिए। कोई मम्मी नहीं होगी, कोई नहीं होगा, तो खाना बनाना काम आता ही है। टूटी मोटी रोटी जैसी भी बने, बट एटलीस्ट खाया जा सकता है, पेट भरता है ना? तब समझ आता है मम्मी की इंपॉर्टेंस और मम्मी की रोटी की इंपॉर्टेंस। चलो आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बच्चा, जैसे एक बैलून को अगर हम प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं बैलून का शेप चेंज होता है। वो देखो बैलून वाले आते थे, वो फुलाता था, ऐसे मोड़ मार के पता नहीं फूल वूल बना देता था। तो क्या कर रहा है? वो फोर्स का ही इफेक्ट दिख रहा है ना? कि फोर्स का कौन सा इफेक्ट? वो एक लंबी सी पाइप बनाता था, याद है? बचपन मेले में होता था, लंबी सी बनाएगा, मोड़ेगा, ऐसा फूल बना देगा, दिल बनाएगा, मतलब मुझे तो याद भी नहीं, बट कुछ अलग अलग शेप उसकी बनाता था। कैसे? फोर्स, है ना? तो वहां भी आपको कौन सा इफेक्ट दिख रहा है फोर्स का? ये पांचवा इफेक्ट, जहां फोर्स एक बॉडी का शेप चेंज कर, और फोर्स शेप चेंज करने के साथ साथ बेटा साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को अगर खींचेंगे, खींचने लाइक फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स का क्या प्रभाव दिख रहा है? कि आप दिखता है कि फोर्स लगाने से स्प्रिंग की लेंथ क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। नहीं छटंगी, नाम याद नहीं आया तो मैंने बोला छटंगी। ये भी मैं चालाकी कर देता हूँ, जब मुझे किसी का नाम वो नहीं होता ना प्रोसेस, तो मैं ऐसे एक छोटा कॉमन बोल देता हूँ, इससे मेरे को नहीं लगता ना भूल गया।
छोटी तो हुई ना, छोटी वैसे ही पूछ सकते। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं क्या? ये तो नहीं बोलोगे तुमने भैया एक एक करके नहीं पढ़ा। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, एग्जाम्पल इसलिए लिखे कि आप चाहें तो एक बार पढ़िएगा, और मैंने कहीं नहीं कहा कि यही सब लिखना है। बहुत कॉमन सा टॉपिक, आप अपने आप से भी एग्जाम्पल डाल ही सकते हैं, जहां भी बताएंगे कि देखो भैया इस केस में फोर्स का कौन सा इफेक्ट दिखा, जहां उसकी बॉडी की शेप और साइज को वो चेंज कर। ठीक है, चल इधर आ जाइए। देखो अब आखिर में मैंने फोर्स का एक नया डेफिनेशन दिया, जो मैंने क्या दिया, बुक नहीं दिया, बट हमने अब तक जो पढ़ा मैंने इसको डाला है सिर्फ। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा, देखो वहां से फोर्स का एक अच्छा डेफिनेशन निकल के आता, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, दैट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं डेफिनेशन नहीं था, है ना, बट मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद हम फोर्स को कुछ इस तरह से भी डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एन इन्फ्लुएंस, की फोर्स क्या है? ऐसा इन्फ्लुएंस है that tend to set a stationary body in motion। फोर्स एक ऐसा क्या है? फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा एजेंसी है, एक ऐसा एजेंसी है, आप इन्फ्लुएंस को कह सकते हैं एजेंसी, कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो क्या कर रहा है? सेट कर रहा है एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में। एक बॉडी जो रेस्ट की अवस्था था, विराम अवस्था में थी, उसको मोशन में ला सकता है। एक बॉडी जो मोशन में थी उसको स्टॉप कर सकता है। चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा एजेंसी है जो क्या कर सकता है? बॉडी को, बॉडी की स्पीड और उसकी दिशा को परिवर्तित या बदल सकता है। और फोर्स वो एजेंसी भी है जो एक बॉडी का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो आई थिंक आप फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या है। तो आपने कहा कि फोर्स इज अ एजेंसी या इन्फ्लुएंस विच कैन ब्रिंग अ बॉडी to the motion from the rest, comma, bring body to the rest from the motion, change the speed and direction, and can also change the shape and size of a body। that is also definition of force। इस तरह से भी फोर्स को परिभाषित या डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, चल सिंपल वर्ड में फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ अ बॉडी। साधारण और सरल शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन वाला मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन में ला सकता है, और बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है। और नहीं याद करना है तो मत करो, पीछे पढ़ा दिया था शुरुआत में कि फोर्स क्या है, दैट इज पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी। बट जो भी लिखाया दैट इज आल्सो डेफिनेशन, दैट इज आल्सो अ वे टू डिफाइन दी फोर्स। इस तरह से भी फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है, हाँ या ना। चल अब देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या टाइप्स? फोर्सेस के क्या टाइप्स? अब फोर्सेस के दो टाइप्स है आपके सिलेबस में, है ना। एक है बैलेंस फोर्स एंड अनदर इज अनबैलेंस फोर्स। तो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं, क्या है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या है अनबैलेंस। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है। अच्छा, उसको डिफाइन करने से पहले मैं कुछ समझा देता हूं, फिर मैं डिफाइन करता हूं। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन होता है। अगर मैंने एक बॉडी में फोर्स नहीं लगाया तो फोर्स क्या होगा? जीरो, है कि नहीं। और आइडियली हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में लगे तो हम दिखाएंगे प्लस से, और अगर फोर्स लग रही है कहां? लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाएंगे माइनस। बट फोर्स नेगेटिव नहीं होती है। मैंने कहा मैंने फोर्स लगाया -5 न्यूटन का, तो -5 न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 ही है, फोर्स 5 ही न्यूटन का लगाया है। वो माइनस का मतलब क्या है कि फोर्स लेफ्ट दिशा में लगाई। फोर्स जीरो हो सकता है, जीरो से कम थोड़ी ना हो सकता है। एक बॉडी थी उसमें कुछ लगाया ही नहीं फोर्स, तो फोर्स कितना लगाया? जीरो। अब जीरो से कम थोड़ी ना फोर्स लगा सकता है। बच्चा कहता है फोर्स नेगेटिव हो गया तो जीरो से कम हो गया। अरे जीरो से कम नहीं हो गया, मैंने कहा -5 न्यूटन। फोर्स तो 5 ही न्यूटन का है, उसका स्ट्रेंथ तो 5 ही न्यूटन का है। दैट नेगेटिव इज शोइंग दी डायरेक्शन। इसी प्रकार से फोर्स अगर अपवर्ड लगा तो प्लस और डाउनवर्ड लगा तो माइनस। ये चलेगा, समझ आएगा? चलो अगर ये समझ आएगा तो मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, तो मैं बैलेंस फोर्स आपको पढ़ा रहा था। अब सपोज करो कि एक बॉक्स है, देयर इज सम बॉक्स। अब इस पे दो बंदे फोर्स लगा रहे, ठीक है। अब किसी पर्सन ने इस पे फोर्स लगाया F1 एंड दैट F1 इज, मान लीजिए सपोज 5 न्यूटन, ठीक है। और इस पे एक फोर्स और लगी है
जो इसके अपोजिट है। अब जो दूसरा फोर्स लगा उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले फोर्स के बराबर ही है ना। बट आई थिंक जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, -5 न्यूटन। क्या लिखेंगे? बच्चा कहता है यहाँ क्यों लगाया? अभी यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ डायरेक्शन एरो से दिखा रखी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 ही है और डायरेक्शन दिखाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? अभी ये एरो कर रहा है। बट जब न्यूमेरिकल बनाऊंगा थोड़ा ना डायरेक्शन एरो से दिखा पाऊंगा, तो वहां तो मुझे साइन कन्वेंशन दिखाना पड़ेगा। अब देखो जब मैं इस पे नेट फोर्स निकालता हूं, क्या निकालता हूं बेटा? तो नेट फोर्स एक्चुअल में क्या होगा, जो फोर्स 1 है और जो फोर्स 2 है उसका एडिशन नहीं, इसको कहते हैं रिजल्टेंट। समझ लो, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ लो, जो आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हो सिर्फ किसका हो सकता है? स्केलर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वेक्टर क्वांटिटी का ना एडिशन होता ना सब्ट्रैक्शन होता, दैट इज रिजल्टेंट। दैट इज रिजल्टेंट। तुम में से जो बच्चे साइंस लेंगे वो 11th में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन में से। बट वहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन पढ़ाया जाता है, दैट इज वो आता है कौन से कंसेप्ट से? द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी ना ऐड होती ना सब्ट्रैक्ट होती, दैट इज टोटली बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको 9th में नहीं पढ़ा सकते, है ना। बट मेरा बताने का फर्ज है कि मैं बताऊं कि दो वेक्टर क्वांटिटी 9th में आपको जरूर ऐसे लग रही है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसका एक केस है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी ना ऐड होती ना सब्ट्रैक्ट होती, उसका सिर्फ रिजल्टेंट निकलता है। रिजल्टेंट इज नॉट सम, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है यहाँ पर, ऐसा नहीं। ये F1 प्लस F2 लिखा सवाल ये नहीं कि F1 और F2 को ऐड कर रहे हैं। ये F1 और F2 क्या है? दोनों ही वेक्टर्स है। ये एरो लगाने का मतलब होता है दोनों कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर नहीं थी, वेक्टर क्वांटिटी थी और इनका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? देखो, F1 कितना है बेटा? 5। F2 कितना है? -5। फोर्स नेगेटिव नहीं है, फोर्स तो 5 ही न्यूटन का है, तो दैट माइनस इज शोइंग द डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और जब मैंने नेट फोर्स निकाला तो कितना आ रहा है? 5 प्लस माइनस माइनस कितना आया? तो हमने क्या देखा इस केस में, इस बॉडी पे दो फोर्सेस मैंने दिखाई, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने सिंपलिसिटी के लिए दो ही फोर्स दिखाई, दो से ज्यादा ही फोर्स भी ले सकती है। बट मैंने क्या देखा, इस बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो सम मत बोलना, फोर्सेस का सम नहीं होता, दैट इज नॉट एडिशन, रिजल्टेंट वर्ड बोलेंगे। हाँ, मन में बोलोगे रिजल्टेंट लाइक सम, बट सच में सम नहीं होता है, ठीक है। जब इस बॉडी पे मैंने कुछ फोर्सेस लगाई और उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट किया, तो मैंने क्या पाया कि वो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और इसको ही कहते हैं क्या? बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। द कंडीशन वेयर द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। जब एक बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, तो इसको कहते हैं क्या? बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं इसको? बैलेंस। तो देखो डेफिनेशन ये लिखी यहां पर, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, जब एक बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, इसको कहते हैं क्या? बैलेंस। समझ आया नहीं आया? बोलो आया ना? जैसे यहां देखो, इस किताब को देखो, ये किताब यहां ऐसे टेबल में पड़ा हुआ है, बोलो बोलो बच्चों। अब देखो, जो टेबल पे भले ही ये पड़ा है, बट तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स का सो रहा है क्या? नहीं। धरती की आदत है कि धरती इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी मतलब इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है और अपने सेंटर की तरफ वो लगा रहेगी। तो अगर धरती इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है बोले, तो उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो धरती के सेंटर में जा क्यों नहीं रहा है? चला जाए? नहीं जा रहा ना। क्यों? जिस सरफेस पे ये है बेटा, उस सरफेस से भी इसको एक फोर्स मिल रहा है, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स, या इसको रिएक्शनल फोर्स भी कहते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि धरती अगर इसको फोर्स लगा रहा है नीचे कितना 10 न्यूटन का, तो जिस टेबल के टॉप पे ये बड़ा, उस टेबल का सरफेस भी इसको एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। दैट नॉर्मल फोर्स इज आल्सो ऑफ 10 न्यूटन, है कि नहीं? और तुमने देखा जब इसका रिजल्टेंट करेंगे तो आप जानते हैं नीचे वाला फोर्स क्या लेंगे? नेगेटिव।
है कि नहीं? तो -10 + 10 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 0। अगेन आपने देखा क्या, बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आया। और हम कहेंगे कि फोर्सेस कैसी है यहाँ पर? यहाँ फोर्सेस बैलेंस है। क्या है? बैलेंस, एंड दैट इज कॉल्ड दी बैलेंस फोर्स। जैसे टग ठग ठग क्या बोलते हैं, टग ऑफ वार वाली गेम में क्या होगा कि अगर दोनों टीमें अपोजिट डायरेक्शन में बराबर ही फोर्स लगाएगी तो क्या ये कहीं जाता हुआ दिखेगा? ये वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? कि इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0 है, एंड दैट इज द बैलेंस फोर्स। समझ रहे हैं बैलेंस फोर्स क्या है? जब एक बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। इस स्थिति को कहते हैं कि फोर्सेस क्या है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। हिमानी बेटा समझ रहे? चलो, अच्छा यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। ठीक है कि आपको बैलेंस फोर्स क्या होता है वो समझ आया, बट ये भी समझना है कि जब बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या चीजें आपको दिखेंगी। अगर एक बॉडी पे फोर्सेस कैसी हैं? बैलेंस। बैलेंस फोर्सेस है मतलब उस बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। तो ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि अगर बॉडी पे फोर्सेस बैलेंस है तो बैलेंस फोर्स क्या करती है? बॉडी की शेप को चेंज करती है। क्या करती है? शेप को चेंज करती है। एक रबड़ बॉल रहेगा, आपने इसको यहां से दबाया, यहां से दबाया, अब तूने जितनी ताकत इस हाथ से लगाई उतनी ताकत इस हाथ से लगाई, 5 न्यूटन इससे, 5 न्यूटन इससे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तुम जानते हो 0 हो जाएगा नेट। बट क्या देख रहे हो इसका प्रभाव? कहीं बॉल इधर उधर गई तो बैलेंस फोर्स से बॉडी मोशन में नहीं आती है, बट बॉडी का शेप चेंज होता है। बट बॉडी का शेप चेंज होता है। अब वही यहां पर लिखा, बैलेंस फोर्स कैन चेंज दी शेप ऑफ दी बॉडी। अगर एक बॉडी पे फोर्सेस बैलेंस है, दैट बैलेंस फोर्स कैन चेंज दी शेप ऑफ अ बॉडी। बट एक बॉडी पे लगने वाला बैलेंस फोर्स बॉडी का स्टेट नहीं चेंज कर सकता। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी। तो जो बैलेंस फोर्स होती है दैट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी बट इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करता। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रही है, तो पहले से भी रेस्ट पे थी, तूने बहुत सारी फोर्स लगाई तो उनका रिजल्टेंट भी 0 ही है, तो अभी भी रेस्ट पे रहेगी। एक बॉडी पहले से मोशन पे थी, तूने बहुत सारी फोर्स लगाई, अब उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो क्या हुआ? तो कोई फोर्स लगी? ओवरऑल कोई फोर्स लगी ही नहीं। तो पहले से मोशन में था, अभी भी मोशन पे रहेगा। तो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस फोर्स बॉडी का शेप चेंज कर सकता है बट उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर सकता। अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे तो मोशन पे। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो। अब बात कर रहे हैं किसकी? अनबैलेंस फोर्स की। किसकी? अनबैलेंस फोर्स की। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है बेटा? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, मैं फिर से एग्जांपल ही समझाना फिर डेफिनेशन पे आते हैं, है ना? सपोज करो इस केस में देखो, अगेन ये वही ब्लॉक है। अब इस पे ये फोर्स लगाई टीना ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन का, और ये कौन हो सकता है? ये बच्चा होगा, दिव्या हो सकती है। तो दिव्या, तूने इस पे फोर्स लगाया 15 न्यूटन, ठीक है। अब हम इस बॉक्स पे क्या करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं। अब आई थिंक मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया। लेफ्ट के लिए हम नेगेटिव लेंगे, दैट नेगेटिव इज शोइंग ओनली द डायरेक्शन इज इन द लेफ्ट, और पॉजिटिव दिखा रहा है कि डायरेक्शन फोर्स का राइट है। चलो अब मैंने क्या करा, इस बॉक्स पे नेट फोर्स कैलकुलेट किया, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, नॉट द टोटल फोर्स नहीं है ये, क्या है? नेट फोर्स, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या देगा बेटा? टीना ने जो फोर्स लगाया प्लस दिव्या ने जो फोर्स लगाया। टीना बेटा आपने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करते समय यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्लस दिव्या ने फोर्स लगाया कितना? -15 न्यूटन। कितना आएगा बेटा ये? अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फोर्स -5 है, उस पे जो नेट फोर्स आई है वो कितनी है? 5 न्यूटन। लेफ्ट तो ये बता रहा है कि ओवरऑल फोर्स जो 5 न्यूटन का लगा है उसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट की तरफ है। कहां है? लेफ्ट की तरफ। तो इस बॉक्स से अगर पूछोगे तो बॉक्स तुमको बताएगा, कहेगा भैया मेरे पे एक फोर्स लग रही है इधर लेफ्ट की तरफ, किधर? लेफ्ट की तरफ, और वो फोर्स कितनी है? फोर्स है कितनी? 5 न्यूटन। फोर्स -5 नहीं है, फोर्स
5 ही न्यूटन का लगा है, दैट नेगेटिव इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी तो होगी, फोर्स तो वेक्टर ही है ना, तो जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन आएगा नहीं आएगा, एंड दैट नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड बोलो तो, क्योंकि हमने नेगेटिव किसको लिया है, लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव लेफ्ट को, चाहने वाला लिखिएगा राइट को लेफ्ट कर दे और फिर लेफ्ट वाला पॉजिटिव, बट स्टैंडर्ड जो चलता है यही है कि लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम क्या देखोगे इस केस में, क्या इसका शेप चेंज होगा, नहीं, ये 5 न्यूटन फोर्स जिस पे लेफ्ट लग रहा है उसकी वजह से लेफ्ट की तरफ मूव भी करेगा। तो तुमको यहां समझ आ रहा होगा कि अगर एक बॉडी पे, अच्छा पहले मुझे बताना चाहिए मैं कहां जा रहा हूं आगे, पहले मुझे बताना चाहिए इसको कहते हैं क्या, अनबैलेंस फोर्स, एक ऐसी अवस्था जहां बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। when the resultant of all the forces acting on a body is not zero, जब एक बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, इसको कहते हैं मेरे बेटा अनबैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं इसको, अनबैलेंस फोर्स। जैसे इस स्थिति में हमने देखा कि इस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रही थी और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने पाया कि जीरो नहीं आया, मींस फोर्सेस कैसे थी आपस में, अनबैलेंस, क्या थी, अनबैलेंस। और अनबैलेंस फोर्स के केस में आप क्या देखेंगे, एक बॉडी पे लगने वाला अनबैलेंस फोर्स बॉडी का शेप तो चेंज नहीं करता बट उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट से मोशन में ला सकता है, और मोशन में था तो मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, ठीक है, हाँ ना बोलो। जैसे यहां देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अगर एक बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट यदि अगर जीरो नहीं है या नहीं होता है, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस, तो हम कहेंगे वो सारी फोर्सेस क्या है आपस में, अनबैलेंस। मैंने बैलेंस बोल दिया, दैट इज अनबैलेंस। क्या है, अनबैलेंस, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स के केस में आप क्या देखेंगे, अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, वो एक बॉडी जो स्टेशनरी है उसको मोशन में ला सकता है। जैसे सपोज ये बॉक्स ही देखो, ये जो बॉक्स था ये स्टेशनरी था, टीना और दिव्या कहां से आए, इनको क्या सूझा, उसने बोला मैं इधर लगाती हूँ फोर्स, तो अच्छा खासा रेस्ट पे था, बट तुमने जो फोर्स लगाया सपोज अगर बराबर होता, जैसे यहां देखो बॉक्स तो पहले भी रेस्ट पे था, दोनों ने फोर्स लगाया, वो फोर्स कैसा था, बैलेंस, तो तुम्हारे फोर्स लगाने के बाद भी क्या है, रेस्ट पे ही है। यही तो बोला था कि बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं कर सकता था। अगर ये बॉक्स पहले से क्या कर रहा होता, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा था, पहले से कर रहा होता, ठीक है, और तुम दोनों फिर आए, फोर्स लगाया, फिर से तुम्हारा फोर्स क्या है, बैलेंस, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो उसको कोई फर्क पड़ा नहीं, वो पहले भी मोशन में था अभी भी मोशन में था। तो ये तो समझा रहे हैं कि एक बॉडी पे जब बैलेंस फोर्स लगेगा तो बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करता, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, फोर्स लगने के बाद भी कैसा फोर्स, बैलेंस, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट पे रहेगा, और पहले से अगर मोशन में था और फोर्स ही जो लगी वो बैलेंस है, तो अगर फोर्स लगने से पहले मोशन में था तो बैलेंस फोर्स जब लगेगी तो भी मोशन में ही रहेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं करती। बट जैसे यहां देखो, इस केस में बॉक्स रेस्ट पे था, इनिशियली बॉक्स रेस्ट पे था, तुम दोनों ने फोर्स लगाया, तुम दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, फोर्स कैसी थी, अनबैलेंस थी, तो अनबैलेंस फोर्स ने क्या किया, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लिया है, कहां जाएगा, इधर से लेफ्ट की तरफ जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो यही लिखा हुआ है कि अनबैलेंस फोर्स एक मूविंग बॉडी को, सॉरी मूव अ स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकती है, और उसका उलट भी, एक बॉडी अगर मोशन में है उस पे अनबैलेंस फोर्स अगर लगाया जाए तो वो उस बॉडी जो मोशन में है उसको मोशन से रेस्ट पे ला सकती है, शेप चेंज नहीं करता, कौन, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स स्टेट चेंज नहीं करता बट शेप चेंज कर, ठीक है। आपका जो अनबैलेंस फोर्स है बेटा वो स्पीड चेंज कर सकता है, और अनबैलेंस फोर्स आपकी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, हाँ या ना बोल। चले आगे क्या, तो आई थिंक लास्ट खत्म करने वाले, इसके बाद आ जाएंगे क्या, लॉज ऑफ मोशन, जिसके लिए हम कल मिलेंगे, और कल का प्रोग्राम में तुम्हें बताता हूं, कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस फोर्स, सुनना मेरे बेटा, बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस फोर्स देखो क्या है।
तो मैं सबको बता चुका हूँ, जस्ट हमने उसको एक जगह पे सेग्रीगेट कर दिया कि हाँ लास्ट फाइनली हम कंक्लूड करें कि हमने क्या पढ़ा बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में। ऑलरेडी कोई नया चीज नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके। तो बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें तो बैलेंस फोर्स के केस में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्वियस यार बताया, मैं समझा रहा था, एक बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लगे तो बैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता है, स्टेट को चेंज नहीं करता। वही लिखा नीचे 2 पॉइंट, ये ऊपर वाले पॉइंट का ही क्या है, एक्सटेंशन है। जब तुमने कह दिया कि बैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता है, मतलब अगर एक बॉडी स्टेशनरी है तो बैलेंस फोर्स उसको मोशन में नहीं ला पाएगा, और इसी प्रकार से एक बॉडी मोशन में है तो बैलेंस फोर्स उसको रेस्ट पे नहीं ला पाएगा। बट जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। बोले तो अगले 2 पॉइंट कि अगर बॉडी स्टेशनरी है तो अनबैलेंस फोर्स को स्टेशनरी से मोशन में ला सकता है, और इसी प्रकार से अगर बॉडी मोशन में है तो अनबैलेंस फोर्स उसको मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, बोले तो स्टॉप कर सकता है। हाँ यार ठीक है। अगला देखो, कैन चेंज शेप, ऑब्वियसली समझा कि बैलेंस फोर्स बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, वहीं अनबैलेंस फोर्स क्या चेंज करता है, शेप को चेंज नहीं करता बट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी को चेंज कर सकता है। हाँ या ना, बोलो ठीक है। चल एग्जांपल बहुत सारे कि वो ठग ऑफ वार में या टग वार में क्या, अगर दोनों टीम ऑब्वियसली जब फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएंगी, बट अगर फोर्स क्या करें बराबर लगा दें तो आप उससे देखें क्या होगा। अगर बीच में हमने लाल रंग का कपड़ा लगा दिया ना, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उससे समझ आ रहा है कि फोर्सेस कैसी है, बैलेंस, कैसी है, बैलेंस। ठीक है। एक बच्चा टॉय कार को पुश करता है तो क्या होता है, टॉय कार आगे जाती है, कैसे, अभी जब टॉय कार को पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन नाम की कोई चीज है कि नहीं, फ्रिक्शन पीछे ही लग रहा है। बच्चा फोर्स, बच्चे के फोर्स को मैं कहता हूं एक्सटर्नल फोर्स, इधर लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स जब इधर लगी तो फ्रिक्शन क्या सो रहा है, फ्रिक्शन तो उसके अपोजिट लग रहा है, बट उसके बावजूद भी गाड़ी आगे जाती नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स इससे ज्यादा था और इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं था, है कि नहीं। ये तो रोक ही रहा था बट रोक क्यों नहीं पाया, क्यों, ये इससे ज्यादा था और फोर्स कैसी थी, दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा क्या, दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, फोर्स अनबैलेंस थी और अनबैलेंस फोर्स थी, इसलिए टॉय कार आगे बढ़ती है। अब जो फ्रिक्शन अगर मिल रहा है 5 न्यूटन का, तूने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो टॉय कार आगे जाएगी क्या, एक गाड़ी खड़ी है रास्ते पे, तूने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ग्राउंड से गाड़ी को फ्रिक्शन मिल रहा है 5 न्यूटन का, कैसा फोर्स हो गया, बैलेंस हो गया, तो गाड़ी कहीं जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो वही तो समझा रहे हैं कि बैलेंस फोर्स बॉडी को, बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन पे तो मोशन पे रहेगी। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बट वहीं अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, एक रेस्ट वाली बॉडी को रेस्ट से मोशन में और मोशन वाली बॉडी को मोशन से रेस्ट पे ला सकता है। हाँ, एक अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं कर, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ाना था, इतना हमने पढ़ ली, ठीक है दोस्तों। तो कल हम मिलेंगे, कल की क्लास में मैं बताता हूँ जाने से पहले, है ना। तो कल हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मेरी प्लानिंग है कि कल ये चैप्टर खत्म होगा, ये कल ये चैप्टर खत्म होगा। 3 लॉज है, न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, बीच में छुटकू मुटकू टॉपिक बीच में थोड़े आते हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल आते हैं, बट कल ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। थोड़ा सा एक लंबी क्लास के लिए कल तैयार रहना, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ कब आना है, मैं भी तुम्हें टाइमिंग दे, ठीक है। वो मेरा कैमरा बंद कर सकते हो आप। तो इतना पढ़ लेना भाई, ये बोलना जरूरी है ना बच्चों को।